Hello and welcome. My name is Dr. Abhishek and it gives me a great pleasure to share this small initiative with you. मेरा ये इनिशिएटिव प्रीलिम एग्जामिनेशन 2019 के कैंडिडेट्स के लिए है और जैसा मैंने बताया ये एक बेहद छोटा सा इनिशिएटिव है बट आई होप दैट यू विल फाइंड इट हेल्पफुल फॉर द प्रीलिम एग्जामिनेशन। इस इनिशिएटिव में मैं 50 करंट अफेयर से जुड़े टॉपिक्स को ओवर अ पीरियड ऑफ 40 to 45 डेज कवर करूँगा। ये 50 टॉपिक्स ऐसे हैं जो मेरी जजमेंट में एज अ टीचर आपके प्रीलिम के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं एंड इफ़ वी आर लकी इन द प्रीलिम एग्जामिनेशन देन इट इज़ क्वाइट लाइकली दैट आउट ऑफ दीज 50 टॉपिक्स यू मे गेट 4 to 6 टॉपिक्स इन द एग्जामिनेशन। जहाँ पे प्रीलिम एग्जामिनेशन में हमारा सिलेक्शन होना या नहीं होना कई बार एक मार्क्स या कई बार आधे मार्क्स से डिसाइड होता है, वहाँ पे 5 से 7 क्वेश्चन का बूस्ट मिलना एक बहुत बड़ी बात होगी। बट आई एम नॉट गारंटीइंग कि 5 से 7 क्वेश्चन का हमें बूस्ट मिल ही जाएगा, बट एटलीस्ट वी शुड बी टेकिंग एन ऑनेस्ट एफर्ट। तो बस एक छोटा सा एफर्ट है एंड आई विल कीप द वीडियोज शॉर्ट, आई विल कीप द वीडियोज फोकस्ड ऑन ओनली द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स सो दैट कि आपका ज़्यादा वक्त ना लगे। हर एक वीडियो 5 से 7 मिनट का होगा एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो माई फोकस विल बी कि आपको उस टॉपिक से जुड़ी हुई जितनी की फैक्ट्स हैं, जितने की कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको क्लैरिटी के साथ पता हो सो दैट कि उन पे आने वाले प्रीलिम के क्वेश्चन आपके लिए किसी भी तरह की समस्या ना बने। तो आज इस इनिशिएटिव की शुरुआत हम आज ही के एक न्यूज़ से कर रहे हैं जिसका नाम है मिशन शक्ति। सो आज ऑन 27 मार्च 2019 प्राइम मिनिस्टर ने नेशन को एड्रेस करते हुए मिशन शक्ति के सक्सेसफुल होने की खबर पूरे देश को दी और जैसे कि उम्मीद थी कि पूरे देश में एक उत्साह के साथ इस न्यूज़ का स्वागत किया गया। तो हम देखते हैं कि हमारे प्रीलिम के लिए इसमें हमारे जानने के लायक क्या क्या बातें हैं। तो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विथ कि ये क्या है, व्हाट इज इट। तो सबसे पहले मिशन शक्ति जो कि एक हमारा लेटेस्ट से कि एक हमारा पॉपुलर नाम है और ये प्रधानमंत्री जी ने ही दिया है ये पॉपुलर नाम मिशन शक्ति। लेकिन अगर टेक्निकली हम बात करें तो मिशन शक्ति इज़ इंडियाज़ एंटी सैटेलाइट मिसाइल। तो आज हमने एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट किया है और सक्सेसफुल है और बाय ऑल इंस्टेंस बाय ऑल गेसेस दिस वाज द वेरी फर्स्ट टेस्ट जो हमने एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल का किया था और ये सक्सेसफुल रहा। एंटी सैटेलाइट को अगर हम शॉर्ट करें तो ये बनता है एसैट। तो ये हमारा एक एसैट मिसाइल का टेस्ट था। आज 27 मार्च 2019 को हमने इसे कंडक्ट किया है और इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट एसैट मिसाइल को डेवलप करना, एसैट मिसाइल का टेस्टिंग, इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को 2 एजेंसीज के कोलैबोरेशन से किया गया है। लेकिन जो प्राइम एजेंसी है जिसने इसको डेवलप किया है वो है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी जो दूसरी एजेंसी है जो लॉन्च को लेकर के और सैटेलाइट को लेकर के जिसने सहयोग किया है वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज इसरो। लेकिन आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जो मेन एजेंसी है दैट इज़ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पे कंफ्यूज होने की एक छोटी सी संभावना है। अगर आप आज के न्यूज़पेपर के वेबसाइट्स को देखें और कल छपने वाले न्यूज़पेपर को देखेंगे तो आप देखेंगे कि ऑपोजिशन के कई सारे लीडर्स ने इसरो और DRDO को बधाई दी है। लेकिन इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि ये एसैट मिसाइल DRDO ने डेवलप किया है ना कि इसरो ने। लेकिन इसके लॉन्च को लेकर के जो कोऑर्डिनेट्स देने थे और जिस सैटेलाइट को हमें डिस्ट्रॉय करना था तो उस सैटेलाइट से जुड़ी हुई जो कोऑर्डिनेट्स थी वो सारे इनपुट इसरो के थे। देयर इज़ नो डाउट डेवलपमेंट वाज डन बाय DRDO। लेट अस सी दैट व्हाट वाज डन टुडे। सो आज ये हुआ कि एक लो अर्थ ऑर्बिट लगभग 300 किलोमीटर की हाइट पे एक सैटेलाइट जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रही थी, अ सैटेलाइट विच वाज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन द लो अर्थ ऑर्बिट एट 300 किलोमीटर्स हाइट फ्रॉम द अर्थ इक्वेटर, उसको हमारे एक मिसाइल ने मार गिराया। विश्व के बस
3 देशों के पास, आज भारत चौथा देश बना है, विश्व के बस 3 देशों के पास ये कैपेसिटी थी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया एंड चाइना। तो आप पॉइंट्स देख लो कि इंडिया हैज सक्सेसफुली शॉट डाउन अ लो अर्थ ऑर्बिट LEO सैटेलाइट बाय एन एंटी सैटेलाइट मिसाइल, ASAT से हमने इसको मार गिराया है। सैटेलाइट वाज अ प्री डिटर्मिन टारगेट, जो सैटेलाइट था वो पहले से हमने डिसाइड किया था कि इस सैटेलाइट को हमें अपना टारगेट बनाना है, और वो पृथ्वी की परिक्रमा 300 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पे कर रही थी। लो अर्थ ऑर्बिट एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट ऑर्बिट होता है जहाँ पे हम कुछ रिसर्च के पर्पसेस के सैटेलाइट को इंसर्ट करते हैं। अगर आप गौर करो तो हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में होते हैं या जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में होते हैं। इसी तरह से हमारे नेविगेशन के सैटेलाइट या तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में हैं 3, और 4 जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में हैं। अगर हम अपनी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की बात करें तो मोस्ट ऑफ देम आर इन सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट। तो आखिर लो अर्थ ऑर्बिट में किस तरह के सैटेलाइट होते हैं? लो अर्थ ऑर्बिट में मेनली जो सैटेलाइट पाए जाते हैं दे आर रिसर्च सैटेलाइट। अगर एक एग्जांपल लूं तो हबल टेलीस्कोप एक लो अर्थ ऑर्बिट का रिसर्च सैटेलाइट है। 2015 में इंडिया ने एस्ट्रोसैट लॉन्च किया था, तो एस्ट्रोसैट भी एक लो अर्थ ऑर्बिट का सैटेलाइट है। तो ये कुछ रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। जनरली बड़े कंट्रीज जैसे कि इंडिया हमारे लिए लो अर्थ ऑर्बिट में कम्युनिकेशन सैटेलाइट को इंसर्ट करना हमारे लिए लॉजिकल बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आप छोटे कंट्रीज की बात करें, जैसे नॉर्वे की बात करें या इस तरह के छोटे छोटे कंट्रीज की बात करें, लग्जमबर्ग की बात करें, तो वहाँ के कुछ कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी आप देखेंगे कि लो अर्थ ऑर्बिट में इंसर्ट होते हैं। बट फॉर अ बिग कंट्री लाइक इंडिया you cannot have low earth orbit being used for communication satellite. So mostly we use low earth orbit for different types of research satellite, and of course कुछ spy जिसको हम surveillance satellites कहते हैं, उनकी भी एक theoretical possibility है to be inserted in the low earth orbit. तो इतना आपको पता होना चाहिए, और जो related information दी है आई होप कि आप उसको भी याद रखेंगे कि हमारे जो remote sensing satellites हैं उनको हम सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में रखते हैं। हमारे कम्युनिकेशन के जो सैटेलाइट हैं वो मोस्टली जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में होते हैं, और हमारे नेविगेशन के जो सैटेलाइट हैं वो जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में एज ऑफ नाउ 3 हैं, और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में एज ऑफ नाउ 4 हैं। ये हमारा नाविक सिस्टम, जिसको हम इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम भी कहते हैं, तो हमारे नाविक सिस्टम का 4 सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस में है और 3 सैटेलाइट जियो स्टेशनरी में है। तो यू विल डू वेल टू रिमेंबर दीज थिंग्स। और एक अब वापस हम आते हैं कि व्हाट हैपेंड इन दिस टेस्ट। तो ये मिशन 3 मिनट में, मतलब ग्रेट प्रेसिजन, ये पूरा का पूरा मिशन एग्जैक्टली 3 मिनट में हमने वाइंड अप किया। तो दिस वाज अ रिमार्केबल अचीवमेंट। व्हाट मेक्स इट स्पेशल? आखिर क्या इतना यूनिक है कि प्राइम मिनिस्टर को नेशन को एड्रेस करना पड़ा? तो पहली बात तो ये है कि इंडिया इज द 4th कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने ऐसा किया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया एंड चाइना, these are the only 3 countries which have conducted anti-satellite test. Second thing is that the entire effort has been indigenous. ये पूरा का पूरा एफर्ट इंडिजिनस है। हमारे अपने DRDO ने इस पूरे के पूरे मिसाइल को डेवलप किया है, और अगर कोई सहयोग मिला है तो वो इसरो से मिला है। इट्स अ रेयर अचीवमेंट एंड इट पुट्स इंडिया इन द एक्सक्लूसिव क्लब ऑफ स्पेस सुपर पावर। नाउ साइंटिस्ट का कहना है कि मिशन शक्ति वॉज एन एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स मिशन। कॉम्प्लेक्स इसलिए बिकॉज सैटेलाइट जो टारगेट था इट वॉज नॉट अ स्टैटिक थिंग। दिस सैटेलाइट was already revolving in its own orbit. So when you are targeting a moving object,
then it requires a great deal of scientific maturity, scientific precision to be able to hit the target. And moreover, if you achieve this in the very first go, it makes it all the more remarkable. That's what the Indian scientists have been able to do. So, of course, you have to give credit to the Indian scientists that despite not getting any support from any international agency, we have been able to do that. So that makes it so special. Next point is, what's the importance? ये हमारे लिए important क्यों है? तो सबसे पहली बात है कि हमने वर्ल्ड को एंटी मिसाइल कैपेसिटी, एंटी सैटेलाइट मिसाइल कैपेसिटी डिमॉन्स्ट्रेट कर दी है कि यस, we are capable of hitting a satellite and we are capable of destroying a satellite. So that's no mean achievement, it's a big achievement. दूसरी, it establishes our technological strength, technological prowess. So now worldwide, India will be taken as a country which is capable of producing things which are actually on the cutting edge of defense tech. So of course, it brings India in the league of some of the advanced military powers. It increases India's regional heft. हमारे साउथ एशियन रीजन में इंडिया की स्टैंडिंग स्ट्रांग होती है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होनी चाहिए. आप माने या ना माने, इंडिया is a country in a hostile neighborhood. So if you are in a hostile neighborhood, the only way that you have got, apart from maintaining a good relation with your neighbor, the only way that you have got, that you keep on strengthening your defense. And this is exactly what India has done. Because in our neighborhood, China, which is, if not hostile, then very certainly it's a competing superpower in the Asian region. So China already has this capacity, so it was long overdue कि इंडिया के पास भी ये capacity हो. So it increases our regional heft, and in the long term it strengthens India's overall security. So tomorrow, if there is a hostile satellite which is going to guide a missile against India, which is carrying out surveillance against India, so tomorrow any country will think twice before carrying out any such misadventure against us. Reason? We can always strike down the satellite. Of course, there will be consequences, but this is not what we are worried about right now. Next, neighborhood relation management. So whenever we do something which has a potential of getting misunderstood, India always clarifies that our intentions are certainly not hostile. So India ने clearly कहा है कि this action is not directed against any country. तो ये expected ही था कि हम कभी भी ये admit नहीं करेंगे this action is directed against China, Pakistan, and of course अभी कोई ऐसा provocation भी नहीं है कि we have to be directing such steps against any country. इंडिया ने ये क्लियर तो नहीं किया है कि ये सैटेलाइट कौन ओन कर रहा था, बट वेरी सर्टेनली इंडिया ने ये कहा है कि हमने इस सैटेलाइट को स्ट्राइक डाउन करने में किसी भी इंटरनेशनल लॉ या ट्रीटी को वायलेट नहीं किया है. सो दीज आर द थिंग्स दैट यू ऑट टू नो ऑन दिस टॉपिक फॉर द प्रीलिम. बियॉन्ड दैट आई डोंट थिंक you will need to burden yourself for the prelim. इसके अलावा जो कुछ भी जानने लायक है, that will be for your main examination, and that we can take care of after the prelim. So that is all on this topic, and that is all in this capsule. But soon I'll be back with the next set of topics. And remember, we have to do 50 most important topic for the prelim current affair in the next 40 to 45 days. So for now, goodbye and good luck.